जय हिंद जय भारत। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान में श्रम संबंधित जो प्रावधान जो है, यानी कि संविधान में भारतीय संविधान में जो श्रम से संबंधित जो अनुच्छेद जो है वो आपका है। देखिए भाई, यहाँ से लेबर इंस्पेक्टर में आपका 15 अंक में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मात्र इतना से ही आपसे पूछा जाएगा भाई। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं श्रम। जो श्रम जो है आपका, अगर हम श्रम की हम बात करें तो ये श्रम जो है ये समवर्ती सूची का मामला है। संविधान में 3 प्रकार की सूची होता है आपका। ये तीन सूची में ये आपका कौन सी सूची से संबंधित है? ये समवर्ती सूची से पूरा का पूरा संबंधित है। समवर्ती सूची में आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों की दोनों जो है वो समवर्ती सूची से संबंधित है। देखिए, राज्य विधानमंडल, यदि राज्य विधानमंडल किसी भी प्रकार से श्रम संबंधित कानून अगर बनाती है, आपका श्रम संबंधित कानून बनाती है, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो श्रम कानून तो राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन उसको परमिशन लेना पड़ता है केंद्र सरकार से। उनको क्या लेना पड़ता है? केंद्र सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनता है कि जो श्रम जो है वो कौन सी सूची से संबंधित है? कौन सी सूची से संबंधित? संघ सूची से संबंधित है, आपका समवर्ती सूची से संबंधित है, या राज्य सूची से संबंधित है? तो याद रखना, समवर्ती सूची से संबंधित है। तो समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों का हिस्सेदारी इसमें होता है, दोनों विषय इसमें काम कर सकते हैं। और राज्य सरकार जो है राज्य विधानमंडल में किसी भी प्रकार का कोई भी कानून अगर बनाती है तो उसके लिए केंद्र सरकार से क्या लेना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। तो ये पूछा जाएगा कि राज्य विधानमंडल जो है अगर श्रम कानून से किसी भी प्रकार की अगर कानून बनाती है तो क्या केंद्र सरकार से परमिशन लेना आवश्यक है कि नहीं है? तो याद रखना, लेना आवश्यक है। अब देखिए, अब आते टॉपिक में, ये तो याद करना, मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 14, 19, 1C, 23 और 24, इन अनुच्छेदों में जो है आपका संविधान में आपका श्रम से संबंधित पूरा का पूरा आपका क्या है? अनुच्छेद संबंधित है आपका। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या बोलते हैं? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता की बात बोला जा रहा है, यानी कि इसमें कहने का मतलब यह है कि समान वेतन, इसमें जो है जो समान वेतन मतलब समानता की बात किया जा रहा है, समान वेतन और समान कानून। जो मजदूर वर्ग है, जो श्रम से संबंधित जो व्यक्ति जो है, उनको समान कानून का भी अधिकार है। ये अनुच्छेद 14 कह रहा है, कानून के समक्ष समानता। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19, 1C। 1C ये कहता है संघ बनाने की आजादी है। भारत में संघ बनाने की आजादी है। तो यहाँ पर संघ बनाने की आजादी है, यानी कि इसमें यह कहा जाता है कि जो आपका ट्रेड यूनियन, यहाँ पर अनुच्छेद 19 ये कहता है श्रम कानून के अधिकार के तहत कि जो श्रमिक जो है, जो मजदूर जो है, अपना खुद का क्या बना सकता है? ट्रेड यूनियन जो है अपना वो बना सकता है, बिल्कुल भी ट्रेड यूनियन बना सकता है। और इसमें ये क्या मतलब, इसके आधार पर 1936 का जो ट्रेड यूनियन अधिनियम कहता है कि वे शांतिपूर्वक ट्रेड यूनियन बनाकर आपका हड़ताल भी कर सकता है। ये बोला गया है अनुच्छेद 19, 1C। अब अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बेगार क्या है? देखिए, समझते हैं। बेगार उनके इच्छा के अनुरूप एक व्यक्ति के इच्छा के अनुरूप उनको काम करवाया जाना और उनको किसी भी प्रकार का वेतन न देना, वही आपका क्या है? बेगार है, बेगारी है। तो अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनुच्छेद 23 यानी कि आप किसी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवा सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 ये कहता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध। सबसे इंपॉर्टेंट है बाल श्रम पर प्रतिबंध। मतलब अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कार्यस्थल का मतलब होता है कारखाना हो गया, औद्योगिक सेक्टर हो गया, आपका उद्योग सेक्टर हो गया, किसी भी होटल हो गया, कहीं पर भी कोई पर भी अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा अगर काम करते दिखता है तो वो दंडनीय अपराध है। यहाँ पर दंड दिया जाता है भाई। ये दंडनीय जो है ये आपका क्या है? अपराध है। ये अनुच्छेद 24 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रम में, ठीक है।
तो मौलिक अधिकार के भाग 3 याद कर लेना आपको, 14, 19, 23, 24। ठीक है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हम बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, ये 36 से लेकर 51 तक का अनुच्छेद आपका आता है। इसमें जो कौन कौन से अनुच्छेद जो है वो श्रम कानून से संबंधित है। सबसे पहला आता है अनुच्छेद 39A। ए क्या बोलता है? लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग के आधार पर मतलब कि वो महिला हो, पुरुष हो या तृतीय लिंग यानी कि ट्रांसजेंडर हो, ये जो है लिंग के आधार पर कार्य के प्रति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। सबको समान कार्य मिलना चाहिए, वो पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, सबको समान कार्य मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39A आपका यही कहता है। अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 39D क्या कहता है? समान काम और समान वेतन। महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, अगर एक पुरुष समान काम कर रहा है और उसके बराबर अगर महिला भी काम कर रहा है या ट्रांसजेंडर भी काम कर रहा है तो उसको समान काम के साथ समान वेतन भी मिलना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 का काम कर रहा है, एक पुरुष 10,000 काम कर रहा है, महिला भी उतना ही काम कर रहा है, अगर उस महिला को कम पैसा मिल रहा है तो वहां पर गलत है, सरासर गलत है। ये नियम आपका क्या लगता है? अनुच्छेद 39D, समान काम समान वेतन। ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे अधिनियम भी लागू किया गया है आपका अनुच्छेद 39D में आपका। अब आप बात करते हैं अनुच्छेद 39E। 39E क्या बोलता है कि श्रम शक्तियों का दुरुपयोग। श्रम शक्तियों का दुरुपयोग का मतलब ये होता है कि बच्चा हो, 14 वर्ष के आयु के अधिक जो बालक जो हो, या महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर उनके श्रम शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध है। ये आपका अनुच्छेद 39E। उनके श्रम शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक। अनुच्छेद 41 में आते हैं। अनुच्छेद 41 जो क्या कहता है? मातृत्व राहत के बारे में कहता है। यानी कि कोई जो श्रम से संबंधित, जैसे कोई मनरेगा में कोई महिला मजदूरी काम कर रही है, ठीक है, अगर वो गर्भवती महिला होती है, अगर गर्भवती होती है तो वैसी स्थिति में उसको क्या मिला जाएगा? अवकाश मिला जाएगा। अवकाश यानी कि छुट्टी दिया जाएगा, यहाँ पर उनको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और उनके मातृत्व अवकाश पर उसके वेतन में कोई किसी भी प्रकार की कटौती नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो मातृत्व राहत का मतलब अवकाश, अनुच्छेद 41 ये आपका मातृत्व राहत से संबंधित है। ये केवल मनरेगा योजना जैसे में लागू नहीं होगा, सभी जगह लागू होगा। ये औद्योगिक सेक्टर में कारखाना होगा, ये कहीं पर प्राइवेट से लेकर आपका सरकारी, ये सभी जगह मातृत्व अवकाश जो है लागू होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है? जीवित मजदूरी। जीवित मजदूरी का मतलब होता है कि उसके जीवन बीमा से संबंधित है, कि जितने भी जो किसान या जो श्रमिक है, जो औद्योगिक कारखाना जिन भी सेक्टर में काम करते हैं, उनको क्या मिला जाएगा? LIC जैसे सुविधा, अगर उनको जीवन बीमा मिलेगा, शिक्षा संबंधित निःशुल्क शिक्षा आपको उनको मिलेगा या उनके परिवार, उनके बच्चों को मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका जीवित मजदूरी से संबंधित है, ये स्वास्थ्य से संबंधित आपका है। तो अनुच्छेद 43 आपका जीवित मजदूरी यानी कि उसके जीवन से, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा निःशुल्क से संबंधित है। तो ये आपका 2 से 3 अंक इतने में ही आपका क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।